हाँ जी बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज विस्कोसिटी। हाँ जी, कुछ भी आइडिया है आपको? पहले हमने कुछ बात की उसके बारे में, विस्कोसिटी क्या होती है। सबसे सिंपल एग्जांपल आपका रहेगा शहद का और पानी का। शहद कम आपका फ्लो करेगा और पानी ज्यादा फ्लो करेगा। विस्कोसिटी का बेसिकली मतलब क्या है? जो फ्लूइड आपका लेयर्स में फ्लो करेगा, कहने का मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर फ्लो कर रही होगी, वैसे लिक्विड में आपकी विस्कोसिटी आती है। जैसे आपने फ्रिक्शन पढ़ा, फ्रिक्शन में जो कांटेक्ट में लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज करती हैं। तो यहां भी जो आपका फ्लूइड है वो लेयर्स में आगे मूव करेगा, तो जो उसके आगे पीछे वाले लेयर्स हैं वो उसके मोशन को अपोज करेंगी। ठीक है, ऐसे फ्लूइड को आप विस्कस फ्लूइड बोलते हैं, या उसकी प्रॉपर्टी टू अपोज द मोशन ऑफ द एडजेसेंट लेयर आपकी विस्कोसिटी कहलाती है। सबसे पहले नोट करेंगे विस्कोसिटी की डेफिनेशन। Viscosity is the property of a fluid. Viscosity is the property of a fluid by virtue of which it opposes the by virtue of it by virtue of which it opposes the relative motion between its by virtue of which it opposes the relative motion between its adjacent layers. By virtue of which it opposes the relative motion between its adjacent layers. Full stop. It is fluid friction. It is fluid friction और फ्लूइड फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। जैसा आपका फ्रिक्शन काम करता है, ऐसे ही विस्कोसिटी भी काम करती है। इंटरनल फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। हाँ जी, आवाज नहीं करेंगे, सीधे बैठेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन ने विस्कोसिटी के बारे में क्या क्या बोला वो नोट करेंगे। सबसे पहला, विस्कोसिटी उस फ्लूइड में एग्जिस्ट करती है, या विस्कस फ्लूइड फ्लोज इन लेयर्स। आपका विस्कस फ्लूइड है वो लेयर्स में फ्लो करता है। जब आपका फ्लूइड फ्लो करता है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ पहले। फॉर एग्जांपल, ये लेयर्स हैं आपकी, आपका जो लिक्विड या फ्लूइड फ्लो करेगा उसकी लेयर्स हैं। लेट से यहाँ पे ग्राउंड है, या एक आपका सॉलिड सरफेस है। जो लेयर आपकी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में होता है उसकी वेलोसिटी 0 होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपकी लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ 0 थी तो इस लेयर की कुछ वेलोसिटी v है, अगले वाले की इससे भी ज्यादा होगी। ये मैंने बड़ा एरो बनाया है। इसके बाद एक लेयर और बनाएंगे तो उसके आगे आप उससे ही बड़ा एरो लगा सकते हैं। कुल मिला के अगर इसको आप देखें तो बॉटम पे जो पार्टिकल है या लेयर है उसकी वेलोसिटी 0 है, उसके बाद वाले लेयर की कुछ वेलोसिटी है, उसके ऊपर वाले की और ज्यादा है, उसके ऊपर वाले की और ज्यादा, उसके ऊपर वाले की और ज्यादा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप, ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी बढ़ती जाती है। क्या आपने ऐसा देखा है जब शहद आपका फिसलेगा
तो ऊपर वाला पार्ट ज्यादा फिसलता है ना, तो आपका वो लेयर्स में ट्रेवल करता है, ऊपर वाली लेयर फास्ट ट्रेवल करती है। ठीक है, तो आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे, फ्लूइड in contact of surface या solid surface या layer of fluid in contact of surface remains stationary। और जैसे आप ऊपर जाएंगे, as we move up, velocity of layer increases। ऊपर जाएंगे तो आपकी लेयर की वेलोसिटी बढ़ेगी। हाँ जी, हाँ, थर्ड पॉइंट। और लास्ट, टॉप मोस्ट लेयर वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। आपकी सबसे ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। ये सारी चीजें आपने ऑब्जर्व की हुई हैं पहले। अभी देखिए, आपको पता है जब भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जो ये नीचे वाली लेयर है इसके रिलेटिव में ऊपर वाली लेयर आगे मूव कर रही है, तो नीचे वाली लेयर इस लेयर पर पीछे फोर्स लगाएगी। नीचे वाली जो लेयर है वो आपकी इसके ऊपर फोर्स पीछे लगाएगी, और जो ऊपर वाली लेयर है वो किस साइड लगाएगी, आगे। पक्का? क्योंकि देखो ऊपर वाली फास्ट मूव कर रही है, उसकी कोशिश रहेगी कि मेरे साथ चले वो, तो वो नीचे वाली लेयर पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगी। फोर्स की डायरेक्शन आपको बनानी है, तो आप यहाँ पे ये फोर्स है पीछे वाले के कारण, और लेट से ये फोर्स आपने बनाया आप इसको F1 बोल दें और इसको आप 1 मार्क कर दें, इसको आप F2 बोल दें और इसको 2 मार्क कर दें। जो लेयर 2 है वो आगे फोर्स लगाएगी और जो लेयर 1 है वो पीछे फोर्स लगाएगी। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। प्रियांश, समझ में आई? जब ये लेयर आगे जाएगी, जो आपकी लेयर रेड में मैंने मार्क कर रखी है, जब ये आगे जाएगी तो नीचे वाली उसको पीछे रखना चाहेगी। फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन का मकसद होता है कि मेरे रिलेटिव मोशन ना हो, तो वो आगे जाएगा तो फ्रिक्शन उसको पीछे लगेगा। ऊपर वाली लेयर फास्ट मूव कर रही है, वो चाहेगी मेरे साथ चले, तो आगे फोर्स लगाएगी। इस तरीके से फोर्स लगेगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको नोट करने हैं, डायग्राम बनाना है। आगे बढ़े। देखिए, अच्छा, अब ये हमें निकालना है अब कि जो सुने निकालना क्या है, एक लेयर के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करना करेगा। तो आप बताएं, जो फ्रिक्शन फोर्स F है क्या वो एरिया ऑफ लेयर पे डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा आपकी लेयर का एरिया होगा, क्या उतना ज्यादा फ्रिक्शन बनेगा? बनेगा। तो आपका ए पे डिपेंड करेगा। एफ क्या है यहाँ पे? एफ फ्रिक्शन फोर्स है, फोर्स ऑन अ लेयर। ए क्या आपका? एरिया ऑफ लेयर।
यहां पे एक टर्म और डिफाइन कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी जिसको हम डिनोट करेंगे डेल वी बाय या डी वी बाय डी वाई। हाँ जी, आवाज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, अब बिल्कुल चुपचाप बैठेंगे। डी वी बाई डी वाई इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। कहने का मतलब है जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं आपकी वेलोसिटी कितने फास्ट रेट से बढ़ रही है चेक करना है। जैसे इस केस में आप मान लें अगर आप 1 मीटर हाइट तक ऊपर गए, नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी थी 0, ऊपर वाली की मान लें आप 5 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। 1 मीटर ऊपर जाएंगे तो आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। अगर आप ऊपर 1 मीटर और चले जाएंगे तो आपकी 10 हो जाएगी। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एज वी मूव इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में 1 मीटर चलने पे कितनी वेलोसिटी बदल गई है, आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अगर मैं कहूं कि एक और फ्लूइड है आपका, उसमें 1 मीटर चलने पे ऊपर मैं 1 मीटर जाऊंगा तो मेरी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड ही हुई। तो यहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट इज लेस और यहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा है। अगर आपको नोट डाउन करना है वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, आप एक तो ये लिखें पहले एक्सप्रेशन डी वी बाई डी वाई और फिर नोट डाउन करें वर्ड्स में। velocity gradient is defined as velocity gradient is defined as rate of change of velocity per unit height from the fixed surface। अब आप इन दोनों केस में बताएं कौन से केस में एडजेसेंट लेयर्स ज्यादा फास्ट मूव कर रही होंगी, पहले वाले के दूसरे वाले में? पहले वाले में, क्योंकि पहले वाले अगर मैं कहूंगी ये लेयर और ये लेयर की जो रिलेटिव वेलोसिटी है इस केस में ज्यादा होगी, तो बगल वाली लेयर जिसमें फास्ट मूव कर रही होगी उसमें आपका फोर्स ज्यादा लगेगा फ्रिक्शन का, क्योंकि फ्रिक्शन वांट्स टू अपोज। बात समझ में आई? हाँ जी भाई साहब, जिसमें आपकी लेयर है जो फास्ट मूव करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। कहाँ काम आएगा ये? जब हमने बात की कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एरिया ऑफ लेयर पे डिपेंड करता है, और दूसरी बात इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डी वी बाई डी वाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर ज्यादा है इसका मतलब लेयर्स फास्ट मूव कर रही हैं एज कंपेयर टू द एडजेसेंट लेयर। ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगी आपकी फ्रिक्शन फोर्स ऑन अ गिवन लेयर। ठीक है, अब दोनों कंबाइन कर दूं और इक्वल साइन लगाना चाहूं तो F विल बी इक्वल टू ईटा ए डेल वी बाय या डी वी बाय डी वाई। ये आपका ये डिफाइन किया है, ये तो यही है। ए क्या है? एरिया ऑफ लेयर, डी वी बाई डी वाई इज वेलोसिटी, और ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये डिपेंड करेगा आपके मटेरियल के नेचर पे। अब एक बात बताएं आपने, आप बिना अपने दिमाग लगा के, जो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये वाटर के केस में बड़ा होगा
या हनी के केस में? हनी के केस में, क्योंकि आपको पता है कि हनी के केस में फ्रिक्शन ज्यादा बनता है, ज्यादा बनता है तो फोर्स बड़ा बनना पड़ेगा, फोर्स बड़ा होगा तो आपका ये वाला जो कोएफिशिएंट है ये बड़ा होगा। ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे कि कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो ज्यादा विस्कस मतलब ज्यादा गाढ़ा बोल सकते हैं, गाढ़ा तो सही शब्द नहीं है, हाँ जो ज्यादा अपोज करे एक तरीके से, जो ज्यादा कम फिसले। ठीक, तो ये आपका हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। ये वाला स्टोक्स लॉ वो अलग था, पहले भी आया ना आपका, पहले क्या था वो निधि, क्या आया था? स्टोक्स लॉ नहीं आया? चैप्टर 8 में क्या आया है? 8 नहीं, सॉरी, आपका ये कौन सा सॉलिड वाला? चैप्टर 9 हुक्स लॉ, सॉरी हुक्स लॉ, स्टोक्स लॉ नहीं आया। ठीक है, हुक्स लॉ था। स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, इसको करने से पहले एक सवाल सब लोग करेंगे। अगर कोई बारिश की बूंद 1000 मीटर ऊपर से गिरी है, अगर कोई बारिश की बूंद 1000 मीटर ऊपर से गिरी है और आपके सर पे आके लगे, नहीं, उस केस में आप बस ये निकालें 1000 मीटर ऊपर गिरने से जब नीचे आएगी वो, नेग्लेक्टिंग एयर फ्रिक्शन, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई होगी आपके सर पे लगते वक्त? निकालें सब लोग। अगर एक एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्ट करना है, 1000 मीटर के ऊपर से आपने कोई चीज गिराई है, तो जमीन पे पहुंचने पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 100√2, जो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 100√2 मीटर पर सेकेंड। ये 1.41 होता है, तो आपका 1.41 इंटू 100 करेंगे तो 141 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपकी गाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर चलती है, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना एक बार। 72 किलोमीटर पर आवर से आपकी गाड़ी चल रही है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। 20 मीटर पर सेकंड। इससे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। जब आपकी गाड़ी 72 किलोमीटर पर सेकंड चल रही है तो उसका इक्विवेलेंट मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड होता है, और ये 141 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब लगभग लगभग से 7 गुना और ज्यादा है। इसको 7 से मल्टीप्लाई करना, 72 इंटू 7, 504 किलोमीटर पर आवर। कोई है ट्रेन इंडिया में या कोई भी चीज जो इतनी फास्ट भागती हो? 504 किलोमीटर पर आवर। अगर 72 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी आ रही है, आपको टक्कर मार दे तो क्या हाल होगा आपका? अबे यार कमाल करते हो, नीचे क्यों देख रहा था? रुक जाओ, सुनो मैं क्यों बता रहा हूँ ये। मेरा कहने का मतलब है कोई बूंद अगर इतनी ऊपर से गिरेगी तो उसकी स्पीड हो जाएगी आपकी 504 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड हो जाएगी। अगर इतनी स्पीड से आपके गिरेगी बूंद तो नीचे निकलेगी, बिल्कुल आर पार करती हुई निकलेगी ना। तो फिर इतनी स्पीड उसकी होती क्यों नहीं है? बारिश की बूंद तो हमारे टकराती है, एयर फ्रिक्शन। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे स्टोक्स लॉ में और टर्मिनल वेलोसिटी में। एक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उस बूंद की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, स्टोक्स लॉ बोलता है अगर एक लिक्विड में, एक फ्लूइड में कोई स्फेरिकल बॉडी अगर मूव करती है, पहली बात तो इसके ऊपर कौन से फोर्स लगेंगे? पहला फोर्स लगेगा इसका वेट का फोर्स,
दूसरा फोर्स लगेगा बाय एंड का फोर्स, बायंस फोर्स। इसके अलावा एक फोर्स और लगेगा जिसको आप एयर फ्रिक्शन बोल रहे हो या फिर आप फ्लूइड फ्रिक्शन बोल दो। अगर ये वाटर में है तो फिर आपका वाटर का फ्रिक्शन या अपोजिशन रहेगा, उसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स। एफ डी बोल रहा हूं, ड्रैग फोर्स। अब एक बात बताएं, हवा चल रही है, आप दौड़ रहे हो, तो अगर ज्यादा स्पीड से दौड़ोगे तब आपके ऊपर एयर का ड्रैग ज्यादा बनेगा, या कम स्पीड से दौड़ रहे हो तब एयर का ड्रैग ज्यादा बनेगा? ज्यादा स्पीड से दौड़ेंगे तब, कम से। दो दो केस हैं, एक तो आप आराम से दौड़ रहे हो तब जो एयर का ड्रैग बनेगा, एक फास्ट दौड़ रहे हो तब एयर का ड्रैग बनेगा। किस केस में एयर ड्रैग ज्यादा बनेगा? फास्ट दौड़ने वाले में। ठीक है, तो ये जो ड्रैग फोर्स होता है ये होता है प्रोपोर्शनल टू स्पीड, प्रोपोर्शनल। आप कभी बाइक के पीछे कोई ऐसा फट्टा या कुछ ऐसे ऐसी शीट टाइप पकड़ के बैठे हैं? नहीं बैठे? आप बैठे हैं, जो बैठे होंगे जैसे ही बाइक चलेगी तो वो आपका बैलेंस बिगाड़ेगी। ए दीपांशु, फिर बैठेगी। अगर मतलब इसका मतलब है जितनी स्पीड से आप दौड़ोगे उतना एयर का फोर्स ज्यादा बनेगा, ड्रैग ज्यादा बनेगा। आप ये आज घर पे जाकर करके देखना। क्या समझ में आ गया था? आ गया था? ठीक है, सुनो ध्यान से। स्टार्टिंग में ये मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, तो डूबेगा। डूबेगा इसका मतलब ये वाला फोर्स बड़ा होगा, ये वाला फोर्स छोटा होगा। अगर ये वाला फोर्स बड़ा है तो नेट फोर्स नीचे हो गया। नेट फोर्स नीचे आ गया तो आपकी स्पीड बढ़नी शुरू होगी। जैसे स्पीड बढ़नी शुरू होगी तो स्पीड के प्रोपोर्शनल ड्रैग फोर्स बनना शुरू होगा। जैसे स्पीड बढ़ेगी ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा। एक मौका आएगा जब ड्रैग फोर्स जो यहाँ पे हो गया है वो ये दोनों मिलके इसको बैलेंस कर लेंगे, और उस टाइम पे जो उस टाइम तक जो वेलोसिटी अचीव हो गई है वो आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। दोबारा बताता हूँ, ये ऑब्जेक्ट डेंस है, छोड़ते ही डूबना शुरू करेगा। क्यों? अगर डेंस है तो बायंड फोर्स वीक होती है और वेट की फोर्स बड़ी होती है। अगर वेट की फोर्स बड़ी है तो नेट फोर्स नीचे हो गई। अगर नेट फोर्स नीचे है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, बढ़ेगी। और स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है ड्रैग फोर्स। स्पीड बढ़ेगी तो ये वाली फोर्स बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर ये वाली फोर्स बढ़नी शुरू हो जाएगी तो एक टाइम आएगा कि ये दोनों फोर्स मिलके इस फोर्स को बैलेंस कर लेंगे और नेट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा। जब नेट फोर्स जीरो होगा तो पार्टिकल या जो बॉल है आपकी वो जिस स्पीड से मूव कर रही थी उसी से मूव करती रहेगी। बताओ हाँ के ना? हाँ जी भाई साहब, सूर्यांश, नहीं आया समझ में? दोबारा बताऊं, देखो। अगर ये डेंस है बॉल तो डूबेगी। डूबने का मतलब है कि वेट वाला फोर्स बड़ा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा, नेट फोर्स नीचे हो गया, तो नीचे की तरफ आपकी स्पीड बढ़नी शुरू होगी। जैसे स्पीड बढ़नी शुरू होगी जो ड्रैग फोर्स है वो वी पे डिपेंड करता है। जब ये रेस्ट पे थी बॉल तब ड्रैग फोर्स जीरो था, ठीक है ना, क्योंकि मूवमेंट के साथ ही ड्रैग फोर्स आएगा। अगर आप खड़े हैं तब आपके ऊपर एयर का रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। तो इसके कारण, बड़ी होने के कारण जो स्पीड बढ़ी उस स्पीड के बढ़ने के कारण आपका ड्रैग फोर्स बढ़ता गया। और एक टाइम आएगा जब ड्रैग फोर्स और ये मिलकर इसको बैलेंस कर देंगे तो आपका नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। और नेट फोर्स जीरो होने तक नीचे वाला फोर्स बढ़ा था, आपकी स्पीड बढ़ी थी। तो जब तक ड्रैग फोर्स बैलेंस नहीं करेगा तब तक स्पीड बढ़ेगी, और जब बैलेंस कर देगा उसके बाद स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। और स्पीड जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है? ठीक। अब देखें स्टोक्स लो क्या बोलता है, ये लिखवाऊं क्या? यार ये लिखवा, पहले बात तो ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, वो तो लिखवाऊंगा, बताऊंगा। देखिए भाई, हम यहां पे सबसे पहले स्टोक्स लो क्या होता है? स्टोक्स लो एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। बताऊंगा क्या है ये। जब एक आर रेडियस का स्फीयर, आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, मूविंग विद अ वेलोसिटी v,
इन ए फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा, जब एक आर रेडियस का स्फीयर ईटा विस्कोसिटी के फ्लूइड में v स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स होगी उसका फॉर्मूला ये है। ये क्या आपकी ड्रैग फोर्स लिख देता हूं मैं, ड्रैग फोर्स 6 और पाई तो कांस्टेंट है, ईटा आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर। स्टोक्स लॉ इतना बताता है कि आर रेडियस के स्फीयर, आर रेडियस स्फीयर अगर v स्पीड से मूव कर रहा है इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी ईटा, तो उसके ऊपर इतना ड्रैग फोर्स लगेगा। ठीक है, आप इसके बाद बोल रहे हैं कि जब ये टर्मिनल स्पीड अचीव कर लेगा उस समय आपके फोर्स बैलेंस होंगे। एफ ड्रैग, एफ बायोएंट और आपका वेट, ये सारे फोर्स बैलेंस हो जाएंगे और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वी टी टर्मिनल स्पीड से मूव कर रहा होगा, कांस्टेंट स्पीड दैट इज टर्मिनल स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये और बोल सकते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी रो है और जो फ्लूइड है सराउंडिंग में उसकी डेंसिटी रो एल है, रो एल है। ठीक है, आगे बढ़े। डायग्राम यहां दोबारा बना रहे हैं एक बार, एम जी, एफ डी, एफ बी, ये आपकी डेंसिटी रो है और सराउंडिंग वाले लिक्विड की रो एल है। रो एल है और ये आपकी टर्मिनल स्पीड वीटी से मूव करती है। देखिए भाई, क्या मैं इसके मास को लिख सकता हूं, क्या मैं कहूं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर will be 4/3 pi r cube, mass of sphere will be equal to 4/3 pi r cube into rho। ये आपके स्फीयर की वॉल्यूम है, ये उसका मास है, उसका वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ स्फीयर इज 4/3 pi r cube रो इंटू जी, ये उसका वेट हो गया। ठीक है, एम जी को लिखने का एक तरीका और ये है, ये एम जी लिखा है मैंने और कुछ नहीं लिखा। क्या आप एफ बी लिख सकते हैं इसी फॉर्म में, लिखें एक बार, बाय एंड, जैसे आपने ये लिखा है वेट फोर्स जो है वो ये बना है, ट्राई टू राइट डाउन बाय एंड फोर्स। नहीं नहीं, एक मतलब है तो अलग अलग चीज बट रिलेटेड है आपस में। स्टोक्स तो इतना बोलता है कि ड्रैग फोर्स कितना है, 6 पाई ईटा आर वी, है ना। आपको लिखना है, पहले बताएं क्या ये जो आया ये एम जी के इक्विवेलेंट है क्या, ये वाली चीज। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि जो बायएंड फोर्स है उसको भी क्या आप ऐसी फॉर्म में बना सकते हैं क्या, मैथमेटिकली बनाओ फिर। रोएल आ जाएगा, बस यहां पे रोएल आ जाएगा। कैसे, बायएंड फोर्स में आपको पता होता है सबसे पहले होता है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, कितनी है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि पूरा डूबा हुआ है। मास डिस्प्लेस्ड 4/3 पाई आर क्यूब
रो एल और वेट डिस्प्लेस्ड 4/3 पाई r³ रो एल जी। ये आपका आ गया एफ बी, ये एम जी है और ये आपका अब यहां पे जो फोर्स बैलेंस की इक्वेशन है एफ डी प्लस एफ बी इक्वल टू एम जी, उसमें आप पुट कर दें, एम जी की वैल्यू यहां पुट करें और जो आपका बायेंड फोर्स उसकी वैल्यू यहां पुट करें। और आपको ऑलरेडी पता है कि एफ डी क्या है, 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी, ये क्या है एफ डी, 6 पाई ईटा आर वी प्लस एफ बी 4/3 पाई r³ रो एल जी इक्वल टू 4/3 पाई r³ रो जी। ये दोनों टर्म एक से दिख रहे हैं, मतलब एक से डेंसिटी में अंतर है बस, तो आप इसको पहले यहां ले आए, इसको यहां ले आएंगे तो 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू 4/3 पाई r³ कॉमन आ जाएगा, जी भी कॉमन आ जाएगा, रो रो माइनस रो एल। अब देखें क्या कैंसिल होगा, पाई कटेगा, यहाँ पे आर है वहां पे आर, ये आपका आर स्क्वायर आ जाएगा और क्या कटेगा, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, बाकी जो बच गया है v एक साइड रखें, बाकी सारी चीज एक साइड, v इज इक्वल्स टू 2/9 r²g ईटा रो माइनस रो एल। देख लें आराम से, हमने उस टाइम पे फोर्स बैलेंस किया है जब आपकी स्पीड मैक्सिमम पहुंच चुकी है, उस स्पीड के बाद स्पीड नहीं बढ़ेगी और इसी स्पीड को आप बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये आपकी आ गई है वी टी। अब जो लिखना चाहते हैं वो लिख लें, स्टोक्स लॉ के बारे में अगर वर्ड्स में लिखना चाहें और टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में लिखना चाहें तो लिख लें, पहले लिख लें। अब अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, ये यहीं पे रहेगा, जब मैं बोल रहा हूं तो पहले सुन ले। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, if a small sphere of radius r, according to Stokes law, if a small sphere of radius r is moving with the velocity v, a small sphere of radius r is moving with the velocity through a homogeneous stationary medium of viscosity eta, then the viscous force ब्रैकेट में ड्रैग फोर्स, then the viscous force ब्रैकेट में ड्रैग फोर्स acting on the sphere is 6 पाई ईटा आर वी। जो बात
पहले बोली थी वही अब हमने लिख ली है। 6 पाई acting on the sphere is 6 pi eta rv। ठीक है, फिर लिख लें टर्मिनल वेलोसिटी। when a solid sphere falls in a liquid falls हाँ जी, when a solid sphere falls in a liquid, its accelerating velocity is controlled by the viscous force due to liquid. Accelerating velocity is controlled by viscous force due to liquid, and hence it attains a constant velocity. Which is known as terminal velocity, vt। इसका एग्जांपल आपका हो गया एक लिखना चाहे तो रेन ड्रॉप। एग्जांपल क्या है? रेन ड्रॉप। एक एग्जांपल और है पैराशूट, है ना। पैराशूट भी आपका स्पीड कंट्रोल हो जाती है उसकी कूदने के बाद थोड़ी देर बाद। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं, हॉट एयर बलून कैसे? वो तो ऊपर जा रहा है, वो नीचे नहीं आएगा। वो तो हल्का हो गया तो ऊपर जा रहा है वो तो यार। वो ऊपर क्यों जाता है? हाँ जी, बोर्ड यहाँ पे सही बोल रहे हो। आप ही बताएं, हॉट एयर बलून है वो ऊपर क्यों जाता है? कौन सा फोर्स ज्यादा है? कौन से फोर्स लग रहे होंगे उसके ऊपर? एक मिनट, हाँ जी, मेरी तरफ बता, कौन बताएगा? पहले हैंड रेज करेंगे। हॉट एयर बलून जब ऊपर मूव करता है तो उसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे होते हैं, उनके नाम बताने हैं। है कोई? अबे ट्राई तो कर सकते हो यार, तुम बता। देखो भाई, आंख बंद करके mg सब पे लगेगा वेट का फोर्स। नॉर्मल कब लगता है? कांटेक्ट में। अबे यार, जब वो नॉर्मल फोर्स तो कांटेक्ट में कोई चीज तो होती है, अब हवा में है वो तो बायंड फोर्स लग रहा होगा। बायंड फोर्स है क्या? फ्लूइड में लगता है, एयर इज ऑल्सो फ्लूइड। हाँ ठीक है ना, आपका फ्लूइड है वो भी। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इज रेनॉल्ड नंबर। इनके सवाल हम करेंगे, कल करेंगे, आज से थ्योरी कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड का पेन आता है क्या? बंद हो गया? आता है, सबसे पुरानी कंपनी है यार। नहीं, रेनॉल्ड भी आता है। चलो आता है, मैं बता रहा हूँ। उसका नाम यहीं से आया होगा, रेनॉल्ड नंबर से, है ना। यहाँ से उन्होंने नाम पिक किया है। तो होता क्या है, पहले इसका लिखें। हाँ जी, हाँ हाँ, जैसे बोजोन नाम कहीं फिजिक्स से ही लिया गया है। कल को बोजोन बहुत बड़ा हो गया मान लो, अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो डूब जाएगा। क्या करें? किसका? बोजोन का या रेनॉल्ड नंबर का? वो बताएंगे आपको। बोसोन होता है, बोस के अंदर दो नाम है, बोस और आइंस्टीन।
हाँ, बोजोन जो ओन लास्ट के साउंड आते हैं ना, आइंस्टीन है उसके अंदर। तो जो बोस है वो इंडियन है, उनका पूरा नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। भारत के सबसे बड़े फिजिसिस्ट की बात करोगे तो सत्येंद्र नाथ बोस है। और अगर वर्ल्ड के सबसे बड़े फिजिसिस्ट के नाम बात करोगे तो आइंस्टीन है। दोनों का नाम उसके अंदर है बोजोन के अंदर। और बोजोन एक फैमिली ऑफ पार्टिकल होता है। आइंस्टीन ने और हमारे बोस ने मिलके काम किया था और एक फैमिली ऑफ पार्टिकल्स का नाम बोजोन रखा था, तो वहां से बोजोन आया। अब करते हैं रेनॉल्ड नंबर की डेफिनेशन, लिखे आप? नहीं सोच के रखा था, तुम सोच के रखा, ऐसे उड़ना था कुछ भी यार। तुम्हें लगता नहीं मैं होशियार आदमी हूँ? हाँ चलो हाँ पर है, मैं हूँ। लिखो आप। द टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न, रेनॉल्ड नंबर लिख के उसके नीचे लिखना है द टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न, फ्लो पैटर्न, FLOW। हाँ पैटर्न, हाँ अंग्रेजी कमजोर हो सकती है। देखिए आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। ब्रैकेट में लिख लिया स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट is determined by a known dimensional number is, हाँ जी बच्चे, the type of flow pattern ब्रैकेट में स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट is determined by a, ब्रैकेट बंद हो गया उसके बाद, is determined by a known dimensional number called Reynolds number, and this Reynolds number is given by RE is equals to rho VD ईटा। कुल मिला के सुने ध्यान से, ये RE रेनॉल्ड नंबर है और ये इन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। रेनॉल्ड नंबर इस बात को तय करता है कि आपका जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है टर्बुलेंट है ना। इस नंबर को देख के आप अंदाजा लगाते हैं, इस नंबर की जो भी वैल्यू है वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक। अब यहाँ पे चीजें क्या क्या हैं, रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, V is velocity of fluid, D is size of obstacle, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर मान लो एक पानी या कोई भी फ्लूइड है, फ्लो कर रहा है और उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, नदी बह रही है और उसके नदी में इतना सा पत्थर आया उसके सामने पानी बहते हुए, तो क्या पानी का फ्लो बिगड़ जाएगा क्या? नहीं, मतलब बिगड़ेगा तो पर बहुत कम, मतलब ऐसा नहीं कि सारी नदी किनारों के बाहर से निकल गई, इस टाइप से नहीं होगा। अगर बहुत छोटा पार्टिकल है तो ये लिक्विड ऐसे करके आगे बढ़ जाएगा। कुल मिला के इस ऑब्स्टेकल से आपका फ्लो टर्बुलेंट नहीं हुआ। अगर वहीं पे ये बहुत बड़ा पत्थर, मतलब नदी का आधा एरिया टाइप आ जाए, नदी इतनी है और इतना बड़ा पत्थर है बीच का, तो आपका पानी वहां पे स्ट्रीम लाइन ना हो, टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है। अगर साइज ऑफ ऑब्स्टेकल बड़ा हुआ तो रेनॉल्ड नंबर बड़ा होगा। अगर रेनॉल्ड नंबर बड़ा होगा इसका मतलब आपका फ्लो है वो टर्बुलेंट की तरफ होगा, एक बात। दूसरी बात, दो फ्लो हैं आपके पास, एक में स्पीड ज्यादा है और एक में स्पीड कम है। किस केस में फ्लो के टर्बुलेंट होने के ज्यादा चांसेस है? ज्यादा स्पीड वाले में। तो जब स्पीड ज्यादा तब भी रेनॉल्ड नंबर बड़ा होगा,
इसका मतलब रिनोल्ड नंबर जब जब बड़ा होगा तब तो आपका फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट होगा। ठीक है, तो इसमें आप नोट कर लें कि नंबर की वैल्यू कितनी होगी आपका टर्बुलेंट कहलाए या स्ट्रीमलाइन कहलाए। अगर आर ई 1000 से लेस है तो ये आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अगर आर ई 1000 से बड़ा है और 2000 से छोटा है तो ये ना स्ट्रीमलाइन है ना टर्बुलेंट है, उनके बीच की स्थिति है कोई, आप इसको बोलते हैं अनस्टेडी फ्लो। और यदि आर ई आपका रिनोल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 2000 देन इट इज टर्बुलेंट। तो कुल मिला के आपका रेनॉल्ड नंबर आपके फ्लो को पहचानने का एक नंबर है जिसमें टर्बुलाइन है कि स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट है स्ट्रीमलाइन है चेक करता है। तो पेन का जो फ्लो है स्याही का वो स्ट्रीमलाइन है, ये बात को शायद वो कंपनी ऐसे एम्फेसाइज करना चाह रही होगी। अबे छोटा सा और बच गया, लिखो आप। एक छोटा टॉपिक है, नहीं करोगे आज, इतना ही करते हैं।